स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र से ठीक पहले यानी कि एक दिन पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और बैठक लंबे समय तक चली है, खासकर सत्ता पक्ष की। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक के मायने तो यही कहते हैं कि सब कुछ मजबूती के साथ में लड़ना है या अपना प्रेजेंटेशन देना है, हाउस में मजबूती से अपनी बात रखनी है। विपक्ष का कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और जैसा समय जैसी स्थिति बनेगी हम मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जिलों से जुड़ा हुआ एसआई भर्ती, करप्शन और बिजली से जुड़ी हुई किसानों की बात, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम प्रमुखता से बात रखेंगे। तय ये भी हुआ है विधायक दल की बैठक में कि दोनों ही पक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शालीनता से और शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ की परंपरा रही है सुनेंगे। उसके बाद में जब बहस होगी तो पूरी तरह से चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो दावा किया जा रहा है, बैठक में विधायकों को कहा है मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कि राजस्थान में इतना सहज मुख्यमंत्री आपके पास में है, कोई भी बात आप कभी भी कह सकते हैं। 2-2, ढाई बजे तक वो काम करते हैं और सिर्फ एक ही मकसद है कि राजस्थान का विकास होना चाहिए। 35 लाख करोड़ को एमओयू किए हैं, सालों से अटकी हुई आरसीपी, राम जल सेतु का भी उन्होंने बताया कि राज से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश जल सेतु, राजस्थान मध्य प्रदेश जल सेतु को राम जल सेतु का नाम उन्होंने डिफाइन करके बाकायदा बताया है। इसी तरह से कहा गया है कि कांग्रेस के 20, 21, 22 और 23 का फाइनेंशियल ईयर में जितने काम नहीं है उतने एक साल में भजनलाल सरकार ने किए हैं। खैर, ये तमाम चीजें वही हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए, नौकरियों की बात की है, कितनी नौकरियां दी हैं एक साल में। राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं और बहस रोचक होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन बस ये है कि समय का मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है उस पर अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तभी इस तरह की बैठकों की सार्थकता होगी कि वास्तव में सीनियर एमएलएस ने विधायकों को जो बताया है उसके अपने मायने हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजीव अग्रवाल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ शिखा मिल बराला जी कांग्रेस विधायक हैं, वो भी जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, क्या लगता है कि अब तक के घटनाक्रम, चीजें, उनसे हमारे माननीय कुछ सबक लेंगे जिससे ये कहा जा सके कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें जनहित के मुद्दे कहे जाते हैं, उन पे फोकस किया जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, 31 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ये बजट सत्र है। निश्चित तौर पर राज्यपाल अभिभाषण में सरकार अपनी योजनाओं को और आगे के किस प्रकार का रोड मैप लेकर के चलने वाली है उसका वो दर्शाने का प्रयास करेंगी। अब देखिए, मेरे को पहली बार लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष तय कर रहे हैं कि भाई अभिभाषण में शोर शराबा नहीं करना है। अब ये देखिए, अगर प्रतिपक्ष अपनी मजबूती के साथ बातें रखेगा, निश्चित तौर पर शोर शराबा नहीं भी करना चाहिए। लेकिन अब तक मैंने देखा कि भाजपा वो पार्टी है जिसने की शोर शराबा किया है राज्यपाल के अभिभाषण में। अब कांग्रेस को कह रही है आप मत करना, आप तो शांत रहना।
तो देखिए ये है तरीके जिस प्रकार से ये सब जब आप होते हो सत्ता में तो क्या कहना चाहते हो, और जब आप विपक्ष में होते हो तो कुछ करना चाहते हो। तो निश्चित तौर पे एक मंत्री जो काबू में नहीं आ रहा, वो देखिए जन सुनवाई कर रहा है, कैबिनेट की बैठक में नहीं आ रहा, तो देखिएगा इस तरह की स्थितियां मुख्यमंत्री को परेशानी में डालेगी। और प्रतिपक्ष इस बात को अगर तरीके से खींचा करेगा तो फिर सरकार जवाब देने की स्थिति में रहेगी क्या? तो इसलिए निश्चित रूप से उस मंत्री को काबू में करने की स्थितियां पैदा करनी चाहिए, या तो इस्तीफा लो, नहीं तो उनको कहो कि भाई जन सुनवाई करोगे और फिर एप्लीकेशन दोगे अब विधानसभा अध्यक्ष को, मैं नहीं आ सकता। ये मुख्यमंत्री को अनुशासन में लेने का तरीका अपनाना चाहिए, चाहे उनको संगठन में किसी भी स्तर पर कहना पड़े कि चलेगा नहीं, अगर ये चलेगा तो फिर मेरी स्थिति क्या करना चाहते हो। पिछले वाले विधानसभा का सत्र भी आपने देखा, एप्लीकेशन दी, मैं तो नहीं आ सकता लेकिन मंत्री रहूंगा। तो ये सब चीजें ठीक नहीं रहती। देखिए सत्ता पक्ष मजबूती के साथ बहुत सारी चीजें रखने के लिए तैयार है, लेकिन मजबूती जो मजबूती देने वाले हैं वो लोग वो ही उसको परेशानी में डालेंगे तो फिर कैसी स्थिति बनेगी। तो निश्चित रूप से ये अनुशासन का मामला है और संगठन को देखना चाहिए, या तो इस्तीफा लो, नहीं तो उनको कहो कि भाई आप अपनी उसमें रहिए कि आप अपने भाई को चुनाव जिता नहीं पाए, आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए आप किस बात का आप रहना चाहते हो बाहर। आप मंत्री पद की शपथ लेने के बाद या तो कहो कि भाई मैं तो छोड़ दिया मंत्री पद, मैं तुम नहीं पढ़ना चाहता, उसको स्वीकार कर लो। अब आप स्वीकार भी नहीं करो, स्थिति खराब भी करना चाहो। देखिए बहुत सारे विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, और विपक्ष के पास मुद्दे तो है लेकिन वो तरीके से उठाएगा और सरकार को घेरने का काम करेगा तो सरकार परेशानी में तो आएगी निश्चित तौर पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, जिस प्रकार से उन्हें 2 बार राजस्थान में आकर के वाहवाही देने का प्रयास किया, तो वो तो उत्साहित तो है कि भाई मेरे साथ तो केंद्र का बड़ा इंजन मेरे साथ है, तो वो देखेगा कि बाकी के इंजन की परवाह करने की स्थिति नहीं। इससे ट्रेन रुकेगी नहीं। आप सही कह रहे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी देखिए, पिछली बार पहला बजट सत्र था मुख्यमंत्री भजनलाल का, उनकी सरकार का, और अगर हम अनुभव की बात करें तो मदन दिलावर सबसे सीनियर मिनिस्टर माने जाते हैं। बैरा सिंह जी के कार्यकाल में वो मंत्री बन गए, उसके बाद वसुंधरा के साथ भी और भजनलाल के साथ में भी। इनमें से किरोड़ीलाल मंत्री नहीं बने थे बैरा सिंह जी के टाइम पे, कोई भी इतना सीनियर मिनिस्टर नहीं है। लेकिन मदन जी फ्लोर मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते, ये आपने भी देखा, आपने भी देखा है। तो इसकी कहीं ना कहीं कमी कही जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री है, पहली बार मंत्री बने हैं जोगाराम पटेल, पहले संसदीय सचिव थे। लेकिन मैं काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ, हाउस का जो एक्सपीरियंस उनके पास जितना होना चाहिए उसकी कमी दिखती है। राजेंद्र राठौड़ को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इस बार पहली बार विधानसभा के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने इतनी सीटें जीती है। नहीं तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस इसकी चैंपियन है। उसका कुछ असर रहेगा, बॉडी लैंग्वेज रहेगी, विपक्ष के हमलों से बचाव के लिए ये भी एक एजेंडा रहेगा सरकार का। देखिए निश्चित तौर पे सरकार के पास जो अपने बताने वाली चीज है, एक तो राजनीतिक तौर पे तो 5 उपचुनाव उन्होंने जो जीते वो, उसके अलावा ERCP का है 35 लाख करोड़ के जो MOU हुए हैं वो हैं, और जो पिछले बजट में घोषणाएं की गई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सरकार कह सकती है कि हम ये इसमें इतनी कार्रवाई आगे बढ़ी, ये जो भी हुआ। लेकिन इन सब मुद्दों के अलावा जो अभी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी हुई तो उसमें जो उन्होंने तय किया तो मुद्दे तो बहुत है। अब जहां तक अनुभव वाली बात आपने की मंत्रियों का, तो अनुभवी मंत्रियों में तो मदन दिलावर सबसे अनुभवी मंत्री माने जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री हैं और मुख्य सचेतक हैं, फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी इन 2 वरिष्ठ विधायकों के पास रहेगी, जो कि सरकार के बड़े अहम पदों पर है। तो जहां तक विपक्ष के हमलों की बात है, तो उस हमलों से बचाव में तो इन 2 मंत्री, ये मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका सबसे अहम है। और दूसरी तरफ देखें मंत्रियों में, अब जैसे मदन दिलावर का आपने जिक्र किया, तो उनके तो कई विवादित बयान है, वो शायद इस विपक्ष उन चीजों को उठा सकता है, उनके पिछले दिनों दिए गए विवादित बयानों को लेकर जो हंगामा मचा या वापिस भी हुए। विपक्ष के पास जो उनकी योजनाएं थी पिछली पूर्ववर्ती सरकार की, कांग्रेस की, जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों का बंद होना या और अन्य चीजें, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की जो योजनाओं पर कटौती हुई है या जिनको बदलाव किया गया है। अब कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी योजनाएं थी, बदल दी, लेकिन वो
एक दूसरा आरोप विपक्ष ये भी लगाता है कि धीरे धीरे जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं थी उनको खत्म करती जा रही है सरकार। तो अब ये सरकार का है, किस तरीके से जवाब देगी। विपक्ष तो आक्रामक मूड में रहेगा ही रहेगा, वो सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ेगा। अब ये सरकार की तरफ से है कि वो अपना बचाव, या वो भी हमलावर होती है कांग्रेस के प्रति, किस रूप में होती है। ये एक विधानसभा के जब अभिभाषण पे बहस शुरू होगी या जो मुद्दे सामने आएंगे, जिस तरीके से अपने पूर्व में भी चर्चा हुई थी कि जो सत्ता पक्ष जहाँ घृणा लगेगा वहां कुछ उस तरीके के इशू को सामने ला देगा जिससे कांग्रेस को कहीं बचाव में आना पड़े। तो ये सब चीजें जो फ्लोर मैनेजमेंट के लोगों की जो जिम्मेदारी होती है सरकार की तरफ से, वो किस तरीके से अपना फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, विपक्ष में कितना विभाजन करवा पाते हैं। ये भी देखा जाता है कि मतलब ये जो कांग्रेस है वो गुटों में बटी हुई है, जिस तरीके की गुटबाजी चुनाव से पहले थी अभी भी है, जो भी है, तो उसका फायदा सत्ता पक्ष कितना उठा पाता है, ये सब चीजें देखने वाली है। ये सब उन नेताओं पर निर्भर करती है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो किस तरीके से अपनी सरकार का बचाव करते हैं विपक्ष के हमलों से। तो विपक्ष तो हमलावर रहेगा ही रहेगा, उसके पास तो मुद्दे रहते ही है, एक साल में काफी मुद्दे होते हैं, कानून व्यवस्था है, बिजली पानी है, सड़क है, जो भी चीजें इस तरीके की चीजें, आम पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे या उनका कार्यकाल बढ़ाया, इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं बहस होगी। अब सरकार ये कहती है कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिए, तो रोजगार देना या रोजगार के अवसर पैदा करना, ये सब चीजें एक अलग मुद्दे हैं। तो उन पे किस तरीके से विपक्ष हमलावर होगा और सरकार अपना बचाव किस ढंग से करेगी, ये अब देखने वाली बात। जी योगेंद्र। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, तो विपक्ष से पहले जैसे स्थितियां रही थी, आपको ध्यान होगा जब डूडी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उस वक्त 21 विधायक थे, लेकिन अभी विधायक अच्छे खासे हैं और एक मजबूत विपक्ष माना जा सकता है। इतना सहज नहीं होगा कि विपक्ष को दबाया जा सके। देखिए ये बात सही है कि मुकेश भाकर का मामला अभी तक बहाल करने की, सबसे पहली बात तो बहाल करेंगे क्योंकि उनका टाइमिंग 6 महीने का था, तो अब तो देखिए उनका प्रस्ताव सबसे पहले आना चाहिए। अब वो राज्यपाल अभिभाषण के बाद में आएगा या पहले लाएंगे, विपक्ष अभी तय करेगा। आज जिस तरह से बैठक भी हो रही थी तो किस तरह की स्थिति, हंगामेदार तो बजट होने वाला है, ये बातें देखिएगा। निश्चित तौर पर विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलने की स्थिति में ठीक है, डोटासरा या प्रतिपक्ष के नेता, बाकी इनके पास भी जो लोग हैं बोलने वाले इतने अच्छे नहीं है जितने जगह होना चाहिए। पहले आपने देखा कि बांट करके, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को तो हमेशा बोलने का अधिकार जो सीपी जोशी करके गए थे वो अभी चल रहा है विधानसभा, बाकी तो बोल ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से मैं कहता हूँ कालीचरण सराफ अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं या तारांकित प्रश्न खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, मतलब सरकार को घेरने का काम भी अगर कालीचरण सराफ जैसे व्यक्ति करेंगे तो फिर कैसी स्थिति बनेगी। तो निश्चित रूप से इनको जिस तरह से वरिष्ठ लोग जो 12-13 लोग, जैसे पहले कांग्रेस के जमाने में जब अशोक गहलोत की सरकार होती थी 12-13 लोग बोलते नहीं थे और सरकार को घेरने का काम कर दिया करते थे, तो इनके यहाँ भी 10-12 लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के पक्ष की बजाय कुछ चुटकियां लेने का काम भी करेंगे। तो उन चुटकियां लेने वालों को किस तरह से काम में लेंगे मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं पता क्या स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि मुद्दे कहो खूब सारे हैं लेकिन तरीके से उठाए। एसआई का मुद्दा क्योंकि विचाराधीन है कोर्ट के अंदर, तो वो मुद्दा हाउस में डिस्कस करने की स्थिति नहीं बनेगी। आगे तो कहेंगे भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, पंचायत चुनाव का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये बहुत सारी चीज तो कोर्ट का मामला कह करके सरकार टालने का प्रयास करेगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब ईआरसीपी के मुद्दे को खुलासा करने की जरूरत आएगी, तो क्या क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ये तो कहने, अब आपने कह दिया कि आरटीआई में तो कह दिया कि भाई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम उसका खुलासा नहीं कर सकते, तो ये हाउस को तो नहीं कह सकते कि भाई सुरक्षा व्यवस्था का मामला लेकर के हम उस परियोजना में क्या कुछ है वो बताना ही पड़ेगा आपको। तो ये भाई निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष को निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तारांकित प्रश्नों में सरकार को घेरने का काम प्रतिपक्ष करेगा या बाकी के जिसे पर्ची का माध्यम, जिसे कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्ची को हम महत्व देकर के हम उसका जवाब दिलाने का प्रयास भी करेंगे, या ध्यान आकर्षण में किस प्रकार के मुद्दे आकर के सरकार को घेरने का काम चलेगा। तो ये बात सही है जिस प्रकार से राज्यपाल अभिभाषण में 4 दिन बहस होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे और ये पारित हो जाने के बाद बजट आएगा और बजट के बाद
का सेशन में निश्चित रूप से कई मुद्दे ऐसे ज्वलंत हैं जो कि जी, जी। कांग्रेस उठाने का शामिल प्रयास। आपका राजीव जी का एक लंबा एक्सपीरियंस है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और दूसरे तरह के सवाल सत्ता पक्ष में हर मुख्यमंत्री के और हर सरकार के वक्त सत्ता पक्ष के सदस्यों से पूछे जाते रहे। तो क्या लगता है आपको कि इससे सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़ा हुआ ना माने? देखिए, कभी भी सत्ता पक्ष की तरफ से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया नहीं जाना चाहिए। अगर लाया जाता है तो इसका मतलब सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उनको मजबूरी में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रतिपक्ष ही लेके आता था, जहां तक पहले मैंने देखा कि अब सत्ता पक्ष अगर ला रहे हैं तो उसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी आप उस विधायक को संतुष्ट करो पहले से, जिससे कि आपके यहाँ तो ये कहने की स्थिति नहीं बने कि मुझे ध्यान आकर्षण के माध्यम से कार्रवाई कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से फ्लोर मैनेजमेंट में ये चीजें आती है, शामिल होती है। और मुख्यमंत्री जी मुझे मालूम है कि राजीव जी आपसे समझना चाहूंगा मैं कि अगर तारांकित ध्यान आकर्षण, देखिए प्रश्न काल में प्रश्न तो दोनों ही तरफ से पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान आकर्षण की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि सरकार पे कुछ सवालिया निशान खड़े होते हैं अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक पूछता है तो, या उसकी कार्यशैली पे श्याम जी सही कह रहे हैं कि उनके फिर ऐसा लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें विधानसभा के पटल पे आना पड़ा? योगेंद्र जी, कई बार क्या होता है कि चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, वो कोई एक अति महत्वपूर्ण जो अपने क्षेत्र का या कि जनहित का कोई मुद्दा समझता है, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में लाती है। ये अधिकार तो है ही विधायकों का, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, अधिकार सबके समान है, वो ध्यानाकर्षण भी ला सकता है। अब ये ध्यानाकर्षण आमतौर पर श्याम जी वैसे सही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का विधायक है तो वो अपने काम जो उस जन से करा ले, लेकिन विधानसभा की अपनी एक महत्ता है, वहां वो मान लो मंत्री जवाब उसको ढंग से नहीं वैसे नहीं मिल पा रहा है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए एक फैक्चुअल स्थिति तो सामने आ जाती है, जो वास्तविक स्थिति है उस काम को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। तो उसमें सरकार को बाध्य है कि वो सही स्थिति विधानसभा के सामने पेश करे, तो उससे एक स्थिति क्लियर भी होती है। हो सकता है विधायक की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती हो या जिस ढंग से है, तो सरकार उसके जरिए भी ये अपनी बात एक स्पष्ट कर देती है कि इसमें ये बाधा उत्पन्न हो रही है, इस वजह से नहीं हो सकती, या ये भविष्य में देखने वाली चीज है, या इसका जो प्रावधान जो होने चाहिए वो इसमें संभव नहीं है। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगते ही है। अब इसमें मेरा मानना ये कि इसमें कई चीजें असंतोष वाली चीजें भी आती हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों में असंतोष रहता है कई चीजों को लेकर, मंत्रियों के प्रति रहता है, उनके कामकाज के प्रति रहता है, तो वो अपनी जो नाराजगी है उसको जाहिर करने का एक मंच भी है विधानसभा। मीडिया में खबरें भी आती रहती हैं कि सत्ताधारी दल के विधायकों में असंतोष पनपा, 4 विधायकों ने, 5 आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने अपने प्रश्नों के जरिए या विधानसभा के जरिए एक नाराजगी जताई, तो मंत्रियों के प्रति नाराजगी जताई। तो इसको यदि सरकार सकारात्मक रूप से ले तो निश्चित तौर पे विधायकों को संतुष्ट कर पाएगी। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, हर बार हर सरकार में विधायकों में जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं उनमें नाराजगी तो होती है, उनमें कई प्रकार की नाराजगी होती है। उनको पद नहीं मिल रहा, मंत्री पद नहीं मिल रहा है या मंत्री पद से रह जाना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में सामने आती है। अब जो सत्ता में बैठ जाते हैं या जो मंत्री बन जाते हैं वो अधिकारियों पे भी डिपेंड हो जाते हैं बहुत से। तो जिस तरीके से एक जनरल भाषा में कहा जाता है कि नौकरशाही हावी है सरकार पे, तो वो आपको एक ध्यान होगा पिछले विधानसभा में 2 चीजें चली थी, आपको ध्यान होगा राजीव जी, आपने और श्याम जी दोनों ही मौजूद रहे हैं। एक तो थी कि रगड़ाई होना और एक था रड़क निकालना, और दोनों ही सत्ता पक्ष की ओर से आई थी। तो आप जो कह रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है लोग रड़क निकालने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखो अब ये सियासी लोग हैं, सियासत में तो ये सब चीजें चलती हैं, कहीं ना कहीं किस रूप में नाराजगी हो जाती है, तो वो एक उसको मतलब हम नकार नहीं सकते इन चीजों को। जी ठीक है कि वो आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल यही कहेंगे कि भाई हमारे में कोई अनबन नहीं है, हम एकजुट है, ये तो एक आधिकारिक बयान है। लेकिन आप और हम सब लोग इन सब चीजों को अंदर से जानते हैं कि वो किस रूप में किस बात को, कोई तंज भरे शब्दों में कह जाता है, कोई किस रूप में अपनी नाराजगी जताने का एक अलग अलग तरीका हो सकता है विधायकों का। वो कोई तंज चले राजू जी
मैं आऊंगा आपके पास में भी। और शिखा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, विधायक है कांग्रेस से, और हमने रिक्वेस्ट की थी इनसे, विधायक दल की बैठक से सीधी जन टीवी स्टूडियो में आई हैं। शिखा जी, पहली बार के आप विधायक हैं, लेकिन पिछली बार आपने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से रखी, हर मुद्दे पे आपने अपनी चर्चा भी रखी। तो कुछ पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या कुछ करना है, कुछ मुद्दों पे स्पेसिफिक किसी को अलर्ट किया हो कि आप लोगों को इन पे ध्यान रखना है, विपक्ष की क्या तैयारी रहेगी? आप सभी को नमस्कार। और पार्टी की तरफ से, क्योंकि कल हमारा अभी विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, हमारे विधायक दल की बैठक थी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, डोटासरा साहब ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो बातचीत में कहा, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सरकार की जो भी विफलताएं हैं, क्योंकि सफलताएं तो बहुत कुछ अर्जित कर नहीं पाए पिछले 1 साल में, तो जितनी भी विफलताएं हैं उनको हम उजागर करें, उन्हें सचेत करें कि जो जनता उन्हें यहाँ पर सत्ता में बिठाया है, जिस जनता ने, उसके कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये सदन पूरा चले और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं वो भी हमें पूरा संरक्षण दें। ये हमारा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि हम वहां से बाइकआउट करें या फिर हम वॉकआउट करें। सारे नियमों की पालना करते हुए हम चाहेंगे कि हम पूरी तरह से इस सरकार को घेरें। जी, पार्टी में कुछ तय हुआ है मुकेश भाकर को लेकर के? जैसे अभी श्याम जी का एक सवाल था कि मुकेश भाकर पे क्या करेगा प्रतिपक्ष, तो कुछ सहमति है। वैसे तो उनका टाइम आई थिंक 6 महीने का जो था, उन्हें 6 महीने कार्रवाई से बाहर रखने की बात कही गई थी, वो शायद पूरा हो चुका होगा। तो उनकी बहाली पे क्या विधायक की बैठक में आज एंटर हुए हैं वो? जी, स्पीकर महोदय से बातचीत चल रही है और वो कुछ ना कुछ नतीजे में पहुंचे हैं और हमें पूरी उम्मीद भी प्रॉपर तरीके से शुरू कर पाएंगे। अभिभाषण के बाद हमें अध्यक्ष महोदय से पूरा संरक्षण मिलेगा और इस मुद्दे का हल होकर और ये पूरा सेशन स्मूथली चले। बिल्कुल। तो श्याम जी, जो बात थी कि मुकेश भाकर बहाल तो होंगे, लेकिन कब होंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी लेंगे, शायद इस पर कोई सहमति भी बन गई है। तो अब आपको लगता है कि विपक्ष भी चाहेगा कि अपनी बात कहने के लिए, अगर विधानसभा ही नहीं चलेगी तो बात कहेंगे कहाँ पे? तो इस वजह से विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सदन पूरी तरह से चले। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे कि वो माफी मांग, और मुकेश भाकर माफी मांगेगा नहीं, तो विवाद का विषय तो बनेगा। अभिभाषण तो पेश होगा, लेकिन इसी बात को लेकर मुद्दा बनेगा कि भाई मुझे तो आपने किस कारणों से निकाला, कोई मेरे को आरोप तो बताओ, किस तरह का आरोप है। तो देखिए, मुद्दा निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए किस तरह का बनेगा, अभी देखिएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब सेशन विधिवत रूप से शुरू होगा तो पहले दिन प्रश्नकाल से पहले सब तय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग में जिस प्रकार की बातें तय हुई होगी कि भाई माफी मंगवा देंगे और किस तरह से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे कि वो माफी मांगे और कहे कि भविष्य में मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। अगर मुकेश भाकर अगर अपनी पे अड़ गए कि भाई मुझे तो और निकालना है, क्योंकि 6 महीने के लिए निकालना, जिस तरह के व्यवहार हुआ था वो विवाद का विषय बना रहा। अब देखिएगा, निश्चित तौर पर। चले राजीव जी, आप तो मौजूद थे जब मुकेश भाकर वाला प्रकरण हुआ था, हम सब लोग पत्रकार दीर्घा में थे। तो श्याम जी जो कह रहे हैं कि माफी की बात एक आ सकती है, वैसे सजा का अगर टाइम पूरा या वो एजेंडा पूरा होता है तो उसके बाद में कहीं स्टैंड करती है वो, या उसके लिए प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा वापस से? योगेंद्र जी, यदि समय पूरा हो गया होगा, शायद 6 महीने का था, अब 6 महीने यदि पूरे हो गए होंगे तो वो एक मतलब प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। यदि 6 महीने नहीं हुए हैं, उसमें कुछ दिन बाकी है, तो मेरे ख्याल से जो सर्वदलीय बैठक हुई या स्पीकर से जो भी चर्चा हुई होगी विपक्ष के नेताओं की, तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने एक सहमति तो कुछ बनी ही होगी। वो मुद्दा यदि समय बाकी है, यदि कुछ समय बाकी है तो 1 दिन का ही अंतर होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। इतना नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण तो सहमति बन गई होगी जहां तक है, क्योंकि अब वो इश्यू इतना भी नहीं है, ना उसको प्रतिपक्ष इतना लंबा खींचना चाहेगा और पक्ष भी उसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहेगा कि अब पिछले सत्र की बात हो गई, बात गई, जाने दो, आगे से नई चीज अपनाएंगे। तो उस रूप में भी इस चीज का कहीं ना कहीं समाधान निकाल लिया होगा। जी योगेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। शिखा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये तो तय किया होगा कि
अगर हाउस चलेगा तो ही हमारी बात रख पाएंगे हम लोग। तो हाउस कंटिन्यू चले, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है। इस पे कोई सहमति बनी है, या फिर मुकेश जी भाकर जो हैं विधायक, उन जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी बात रखेगा कि नहीं साहब जब तक ये नहीं होगा तो हम हाउस नहीं चलने देंगे? का जो निष्कर्षण आखिरी दिन में हुआ वो डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए हमने आवाज भी उठाई, इसके अगेंस्ट में भी हमने कहा। पर ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं, ना विधानसभा अध्यक्ष के और ना कांग्रेस पार्टी के लिए। हमें जो चीज खराब लगी है, जो चीज अन्याय लगी है, वो चीज हमने साफ कही है। पर ये कोई भी चीज जनता के मुद्दों को उजागर करने से ऊपर नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने हमें बताया, कि इस चीज पे सहमति बनेगी और हम हमारे लोगों के मुद्दे उठाएंगे। कहीं भी हमारे ईगो के ऊपर ऐसा नहीं है कि जनता के मुद्दे हैं उनको हम नकार कर और हमारी बात को आगे रखें। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सदन चलेगा, बोलने का पूरा अवसर मिलेगा, उसे आप लोग खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर बात कह ही नहीं पाएंगे तो विपक्ष की ओर से घेरा कैसे जाएगा। चलिए राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेंद्र जी, क्या लगता है कि विपक्ष को भी पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करना होगा हाउस चलाने के लिए, तभी अपनी बात कह पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोक संसद हो चाहे विधानसभा हो, जो बजट सेशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है, और उसके अंदर सब मतलब इतना समय मिलता है, सबसे लंबा सेशन चलता है। उसके अंदर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को अपनी बात कहने का, सरकार को अपने पक्ष की बात कहने का, विपक्ष को सरकार को घेरने का, दोनों का अवसर मिलता है। तो यदि शांतिपूर्वक इसको चलाया जाए, सदन को चलाया जाए और अपनी बात को यदि प्रभावी तरीके से रखा जाए तो ज्यादा उसका फायदा हो सकता है। अदरवाइज जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के अंदर होता गया है कि संसद चल रही है, विधानसभा चल रही है, और उसके अंदर कोई बेकार के मुद्दे लेकर के, जो आप एक देखा जाए तो जनहित से जुड़े मुद्दों को छोड़ करके दूसरी चीजों को लेकर के आपसी गतिरोध हो जाए और बार बार सदन स्थगित हो, तो वो एक अच्छी चीज नहीं हो सकती। इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी है कि वो मिलजुल कर और सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए उसको सदन को चलाएं और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखें। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि दोनों तरफ से तैयारी बेशक की होगी, लेकिन उम्मीद प्रदेश की जनता यह करती है कि हाउस सुचारू रूप से चले। और जो विधानसभा अध्यक्ष ने क्लू दिया है कि 40 दिन वो चलाना चाहते हैं, बिल्कुल अगर चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि वापस से जो सवाल उठता है कार्यशैली पे, राजस्थान विधानसभा की अपनी गरिमा रही है, उसका गौरवमय इतिहास रहा है, वो शायद वापस लौटेगा और लोग चर्चा करेंगे कि अगर बहस देखनी है तो राजस्थान विधानसभा जाइए। तभी मुझे लगता है कि एक सुकून मिलेगा। हम लोगों ने बहुत लंबी कवरेज की है विधानसभा की, और आप लोगों ने काफी लंबे समय से, श्याम जी और राजीव जी ने एक लंबा समय किया होगा यहाँ विधानसभाओं की कवरेज। तो ये सबकी उम्मीद है, पूरे प्रदेश की उम्मीद है कि दोनों तरफ से तैयारी की जाए और सारगर्भित चर्चा हो, ताकि कुछ रिजल्ट निकल सके, एक अच्छी बहस हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।